हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका इकोनॉमिक्स की क्लासेस पे। उम्मीद करते हैं कि आप सब घर पे अपना पढ़ रहे होंगे। प्लस टू क्लास है तो रिज़ल्ट लेना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे तो स्ट्रीम्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मार्क्स लेने में आपकी परसेंटेज इफ़ेक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे नंबर अवेल कर सकते हैं। और आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है भावना जगोटा। और आपकी डिमांड पर जो प्रीवियस चैप्टर के नोट्स और आगे भी जो नोट्स मेरी वीडियोस के आएंगे वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे वेबसाइट पे bhavnajagota.wordpress.com पे। तो आप उस पर जाके नोट्स भी ले सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स की मुझे कॉल आई है कि यूट्यूब पे उनको नोट करते हुए प्रॉब्लम आ रहा है, तो वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको अगर डाउट्स होते हैं तो आप डिस्कशन कीजिए। और फिर भी अगर आपको डाउट्स हैं वीडियोस के बाद तो आप मुझे कमेंट करके मैसेज कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी आप मैसेज कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफ़िनेटली आपसे कांटेक्ट करके आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट फंक्शन। First, investment functions are the addition made to the existing stock of capital, or it is the expenditure which increase the real capital stock. Means investment क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में हम कोई एडिशन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। अब वो इन्वेस्टमेंट से होता क्या है? रियल कैपिटल स्टॉक हमारा इंक्रीज करता है। रियल कैपिटल स्टॉक इंक्रीज कैसे करेगा? अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। मींस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एडिशन होता है। किसमें? एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल में क्या होता है? एडिशन होता है इन्वेस्टमेंट। तो इससे हमें इन्वेस्टमेंट का मीनिंग पता चल गया। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एडिशन मेड टू एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, और इट इज़ द एक्सपेंडिचर विच इंक्रीज द रियल कैपिटल स्टॉक। फिर आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब टू टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट एंड सेकेंड वन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट हमारी होती है, these are the expenditure on capital goods which is independent of level of income and not influenced by expected profitability. It is not affected by change in level of income and not induced by profit motive. Generally, these investment are made by government. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि इनकम से इफ़ेक्ट नहीं होती है और प्रॉफिट मोटिव से ये इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है। और ये इन्वेस्टमेंट करता कौन है? गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। इस टाइप की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर करता है। जब हम एग्रीगेट डिमांड का कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसमें जो हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लेते हैं तो कौन सा पोर्शन लेते हैं हम? उसमें ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट का पोर्शन लेते हैं। ठीक है जी। ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल गुड्स पे जो गवर्नमेंट करती है, बट ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव से नहीं की जाती और इनकम से इफ़ेक्ट नहीं होती है। अब इनकम से इफ़ेक्ट नहीं हो रही है मींस इनकम जितनी मर्जी हो, तो इसकी अगर हम कर्व बनाएंगे या इनकम के साथ रिलेशन अगर शो करेंगे तो ये पैरेलल चलेगी एक्स एक्सिस के। क्यों पैरेलल चलेगी? क्योंकि इनकम ज़ीरो है तब भी इन्वेस्टमेंट उतनी है, इनकम अगर इंक्रीज करेगी तब भी इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहेगी। तो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट आर नॉट मेड
are not affected by the level of income and it is not affected by induced by profit motive से भी ये इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती है। ठीक है जी। फिर सेकेंड टाइप आती है हमारी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अब इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? इट इज़ मोटिवेटेड बाय एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी एंड लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। इट इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। इट इज़ इंड्यूस्ड बाय प्रॉफिट मोटिव। और ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ये अफेक्ट होती है प्रॉफिटेबिलिटी से। मीन्स अगर ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है जी। और कम प्रॉफिट होगा तो कम होगी। मीन्स प्रॉफिट से भी इफ़ेक्ट करेगी, इनकम से भी इफ़ेक्ट करेगी। अगर इनकम ज़्यादा है किसी प्रोजेक्ट से तो ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। तो इसकी कर्व कैसे होगी? अपवर्ड स्लोपिंग। इनकम के साथ इसका कैसा रिलेशन आएगा? अपवर्ड स्लोपिंग। मीन्स अगर इनकम इंक्रीज कर रही है तो ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगी, इनकम डिक्रीज कर रही है, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर रही है। जनरली जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर कौन सी इन्वेस्टमेंट करते हैं? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब अगर हमें इसमें डिफ्रेंशिएट करना आ गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, तो हम इस इसी डेफिनेशन से हम डिफरेंस बना सकते हैं। सबसे पहला तो जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है इसको कौन करता है? गवर्नमेंट सेक्टर करती है। और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कौन करता है? जनरली प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर भी करती है बट प्राइवेट सेक्टर इसी मोटिव से ही, प्रॉफिट मोटिव से ही करते हैं, राइट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सेक्टर ही करता है और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर भी करता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी करता है। फिर अब मोटिव क्या होता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होती है वो प्रॉफिट मोटिव से नहीं की जाती है। ठीक है जी। तो उसका मोटिव क्या होता है? वेलफेयर का मोटिव होता है, सोसाइटी का वेलफेयर करना। ठीक है जी। और जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है वो प्रॉफिट मोटिव से की जाती है। अगर किसी प्रोजेक्ट में प्रॉफिट होगा तो ये इन्वेस्टमेंट की जाएगी, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो इस टाइप की इन्वेस्टमेंट नहीं की जाएगी। फिर इनकम इलास्टिसिटी कैसी होगी? इट इज़ इनकम इलास्टिक, इट इज़ अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन इनकम। अब जो इनकम इन इलास्टिक होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में, क्यों ऑटोनोमस इन इलास्टिक होती है? क्योंकि ये अफेक्ट नहीं करती है इनकम से। हमने डेफिनेशन में पढ़ा these are expenditure on capital goods which is independent on the level of income। independent है मीन्स अफेक्ट नहीं कर रही है, मीन्स ये इनकम इन इलास्टिक होगी, इफेक्ट नहीं करेगी इनकम से। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ इनकम। और जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होएगी वो इनकम इलास्टिक होगी। अब इनकम इलास्टिक क्या होता है? इनकम इलास्टिक मीन्स इनकम से इफेक्ट करेगी। मीन्स अगर इनकम ज़्यादा होगी तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, अगर इनकम कम होगी तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कम होगी। तो इसकी कर्व अगर बनाना हो तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कर्व कैसे होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। मीन्स अगर इनकम ज़ीरो भी है तब भी इन्वेस्टमेंट सेम है, इनकम इंक्रीज कर रही है तब भी इन्वेस्टमेंट सेम है। बट जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का कर्व आएगा ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगी, इनकम में इंक्रीज आने से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर जाएगी अगर इनकम डिक्रीज होगी। ठीक है जी। तो ये हम इससे डेफिनेशन से हम डिफरेंस भी बना सकते हैं। अब जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। डिटर्मिनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ इनफैक्ट यहाँ होना चाहिए इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है वो दो फैक्टर्स से इफ़ेक्ट करती है। फर्स्ट वन इज़ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। मीन्स ये क्या होती है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होती है एडिशनल यूनिट पे। हमारे को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितनी मिल रही है? दैट विल डिपेंड अपॉन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। इट इज़ डिटरमिन्ड बाय सेविंग सप्लाई प्राइस। सेविंग प्राइस नहीं आएगा जी, यहाँ पर आएगा सप्लाई प्राइस एंड प्रोस्पेक्टिव यील्ड। तो ये किससे डिटरमिन्ड होती है? ये दो फैक्टर से डिटरमिन्ड होती है हमारी
पहला आता है सेविंग सप्लाई प्राइस, सॉरी, दूसरा आएगा प्रोस्पेक्टिव यील्ड। प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या होती है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना मिलने वाला है, एक्सपेक्टेड यील्ड कितनी है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव यील्ड। और उस पर सप्लाई प्राइस कितना लग रहा है, दैट इज सप्लाई प्राइस। अगर हम प्रोस्पेक्टिव यील्ड को सप्लाई प्राइस से डिवाइड कर देते हैं तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा निकलता है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट होता क्या है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है। सबसे पहले मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है। टू फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज सप्लाई प्राइस, सेकंड वन इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड। प्रोस्पेक्टिव यील्ड को अगर हम सप्लाई प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट निकलेगा। मींस अगर किसी प्रोजेक्ट की प्रोस्पेक्टिव यील्ड ज़्यादा है, न्यूमरेटर में क्या है? प्रोस्पेक्टिव यील्ड। अगर प्रोस्पेक्टिव यील्ड ज़्यादा है सप्लाई प्राइस से तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगी? उसकी ज़्यादा होगी। मींस रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है जी। तो हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी? प्रोस्पेक्टिव यील्ड को सप्लाई प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर दूसरा डिटर्मिनेंट आता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? इट इज़ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट होती है किस चीज़ की? बोरो करने की। अगर मैंने जो फंड है, जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट है, वो अमाउंट बोरो करते हैं तो उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो किसके अंडर कवर होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंडर। मीन्स बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। बोरो कर रहे हैं अगर हम मनी, किसको फाइनेंस करने के लिए? इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करने के लिए। उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो किसके अंडर कवर होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं अगर वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड को बोरो कर रहे हैं, उस पे जो अमाउंट पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट से, तो वो किससे पता चलता है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट से। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट टू फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन सप्लाई प्राइस, सेकंड वन प्रोस्पेक्टिव यील्ड। कैसे निकलेगी हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट? प्रोस्पेक्टिव यील्ड को सप्लाई प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कंपैरिजन ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपैरिजन कैसे निकलेगा इसका? इफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी हमने पढ़ा क्या होती है? रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रिटर्न ज़्यादा आ रहा है इंटरेस्ट रेट से तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, क्योंकि उस प्रोजेक्ट से हमें रिटर्न ज़्यादा हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़ रहा है। सेकेंड वन, इफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, अ डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल टेक प्लेस। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो उस प्रोजेक्ट में क्या होगा? इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करेगी। क्यों डिक्रीज करेगी? क्योंकि उस प्रोजेक्ट में रिटर्न कम आ रहा है, इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो वो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करेगी। थर्ड वन, if marginal efficiency of investment is equal to rate of interest, there will be no change in investment. अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल होंगी तो इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न हमारा इंटरेस्ट रेट जितना पे कर रहे हैं उसके इक्वल है।
तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट में नहीं की जाएगी, नो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होएगी उस प्रोजेक्ट में। फिर आती है हमारी एक्सेंट सेविंग्स। अब एक्सेंट सेविंग्स क्या होती है? एक्सेंट सेविंग दीज आर इंटेंडेड और प्लान्ड सेविंग। कैसी सेविंग होती है एक्सेंट सेविंग? इंटेंडेड सेविंग्स कह देते हैं या प्लान्ड सेविंग विच द हाउस होल्ड प्लान टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकॉनमी। अब ये प्लान्ड सेविंग होती है जो हाउस होल्ड सेक्टर प्लान करता है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे कि हमने कितनी सेविंग करनी होती है। ये किससे शो करते हैं? सेविंग फंक्शन से हम एक्सेंट सेविंग शो करते हैं। फिर सेव एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। अब एक्सेंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एक्सेंट इन्वेस्टमेंट दीज आर द intended or planned investment which investor or firm plan to invest at different level of income in an economy। means ये वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो फर्म प्लान करती है डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे होनी चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो ये एक्सेंट इन्वेस्टमेंट कौन प्लान करता है? फर्म प्लान करती है। एक्सेंट सेविंग्स कौन प्लान करता है? हाउस होल्ड सेक्टर प्लान करता है। एक्सेंट इन्वेस्टमेंट इज शोन बाय इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। ये किससे शो होती है? इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन से शो होती है। फिर आता है हमारा एक्स पोस्ट सेविंग्स और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। अब एक्स पोस्ट सेविंग्स क्या होती है? इट रेफर्स टू एक्चुअल और रियल सेविंग्स इन एन इकॉनमी ड्यूरिंग अ ईयर। एक्चुअल में हमारी सेविंग कितनी हुई है फाइनेंशियल ईयर में, तो वो किससे पता चलेगा? एक्स पोस्ट सेविंग्स। वैसी सेविंग्स को क्या कह देते हैं हम? एक्स पोस्ट सेविंग्स। और सेकेंड वन आता है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। अब एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन एन इकॉनमी। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितनी है वो किससे पता चलेगा? एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट से। और एक्चुअल सेविंग्स कितनी है वो किससे पता चलेगा? एक्स पोस्ट सेविंग्स से। तो ये हमारे टाइप्स हैं, 4 टाइप्स। फर्स्ट वन एक्स एंड सेविंग, सेकेंड वन एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये प्लान्ड होती है। एक्सेंट मीन्स प्लान्ड, एक्सपोज मीन्स एक्चुअल। अगर सेविंग्स लगा है वर्ड तो सेविंग्स प्लान्ड या एक्चुअल होगी। सेविंग्स कौन करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर। इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? हमारा फर्म करेगा, प्रोड्यूसिंग सेक्टर करेगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। एक्स एंड मीन्स प्लान्ड, एक्सपोज मीन्स एक्चुअल। थैंक यू क्लास। हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। यूं ही आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए रहिए। पसंद आता है चैनल तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं मैंने, वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं आप। वेबसाइट का एड्रेस है bhavnajagota.wordpress.com। थैंक यू जी।